ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। एक ऐसा इंसान जो अपने मातृभूमि से दूर होकर एक दूर कहीं समुंदर के किनारे खड़ा होकर समुंदर को ये कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास वापस ले चलो। क्यों? क्योंकि उस इंसान के पंच प्राण वेदनामय हो रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसा इंसान जिसने अपनी मातृभूमि के अलावा और किसी से कभी प्यार नहीं किया, कोई प्यार नहीं किया। बैरिस्टर आसफ अली जब उनके साथ लंदन में थे तब उन्होंने कहा था कि इफ़ एट ऑल देर इज़ एनी स्वीट हार्ट इन हिज लाइफ इट इज़ ओनली हिज मदरलैंड। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। हर बार उनका इतिहास हमसे छुपाया गया, कई चीज़ें हैं जो हमें बताई नहीं गई। मैं आभारी हूँ संपत सरल जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और उसके बाद आज जो बहुत धूम मचा रहे हैं, या यूँ कहे कि जो सावरकर असली सावरकर लोगों को बता रहे हैं, उन श्री रणदीप हुडा जी का। अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वो मूवी देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संभव है कि उनको उतना समय नहीं मिला, क्योंकि अगर सारी चीज़ें सावरकर जी की बतानी है तो कम से कम 6 से 9 घंटे का एक मूवी बनाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा मूवी बनाया। मैं यहाँ पे उनके मूवी के प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूँ या उसके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने जो अभ्यास किया है सावरकर जी के बारे में, या उन्होंने जो भी पढ़ा है, जो जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है, वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक नॉन महाराष्ट्रियन जिसको हम कहते हैं, कि जो मराठी के बारे में कुछ जानते नहीं है, उन्होंने एक मराठी के जो आइकॉन, आप उनको मानो ना मानो, मैं उनको आइकॉन मानता हूँ। जिनको नहीं मानना है उनके अपने रीजंस है, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उन पे हंस सकता हूँ बस, कि आप उनकी बुद्धि पे मैं हंस सकता हूँ जो सावरकर को माफ़ी वीर कहते हैं, जो सावरकर को बुरा भला कहते हैं, क्या और क्या क्या कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, पेंशन ली कहते हैं। मैं उन पर सिर्फ हंस सकता हूँ, बाकी उनके तरफ क्या ध्यान देना ना, दो कौड़ी के हैं वो, मैं उनको नहीं मानता। तो मुझे ये कहना है कि ऐसा एक इंसान जिसने इतना कुछ किया है अपने ज़िंदगी में, जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने अपने नाम का डंका बजाया है, और ये हकीकत है, ये हम हर कोई जानता है कि ये हकीकत है। आप उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा। और पढ़ नहीं सकते तो कम से कम वो मूवी देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सावरकर जी के बारे में पता चलेगी, इसलिए देखिए। मैं उस मूवी का कोई हिस्सा नहीं हूँ कि उससे मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है या मुझे कुछ उससे लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मातृभूमि पर इतना प्यार किया है, इतना अपने मातृभूमि के लिए हर समय अपनी मातृभूमि के लिए सोचा है, उस इंसान की असली ज़िंदगी क्या है, ये आपको पता चलनी चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। आप पढ़िए, आप उनके बारे में यूट्यूब पर वीडियोज़ है, अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, अच्छे वीडियोज़, मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ, वो आप सुनिए, उनको सुनिए, मूवीज़ देखिए। इसके पहले भी एक मराठी सिंगर थे श्री सुधीर फड़के, उन्होंने भी एक मूवी बनाई थी, खास वो तब चली नहीं क्योंकि उनका रिच थोड़ा कम था, तब इतना सोशल मीडिया भी नहीं था कि लोगों को पता चले। बट वो भी मूवी मैंने देखी थी और ये भी मैंने देखी है। एक इंसान जो सावरकर नाम का जो इंसान है, वो इंसान क्या था, कैसा था, कितना अलग वो इंसान होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कई बार उनके ऊपर हंसा गया। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने पढ़ा है या जो जानते हैं उनको मालूम होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सावरकर जी ने कहा था कि आप मिलिट्री ज्वाइन करिए। युवकों को, भारतीय युवकों को बोला था कि आप मिलिट्री ज्वाइन करिए, ताकि आपको प्रशिक्षण मिलेगा, सैनिकी शिक्षण मिलेगा, आपको बंदूक चलाने का एक अभ्यास होगा, और ऐन वक्त पर बंदूक की नली किस ओर घुमानी है यह आपको पता है, यह आपको मालूम है। तो इस चीज़ का जितना मजाक उस समय उड़ाया गया था, यानी मराठी में ऐसा कहते हैं कि उनको तो रिक्रूट वीर
देशद्रोही तक कहा गया था कि आप अंग्रेज़ों को मदद करने की बात कह रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपको ये बताऊँ कि 25 जून 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से जब भाषण दिया था, तो उस भाषण में उन्होंने आज़ाद हिंद सेना के बारे में जब कहा था, तो उसमें सावरकर जी का पूरे पूरे मन से धन्यवाद दिया था। अब ये क्यों दिया था ये आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते तो पढ़िए। इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जापान के एक राइटर थे जिन्होंने बुक लिखा था टू ग्रेट इंडियंस इन जापान। वो दो लोग थे, एक तो सुभाष बाबू जो हम सब जानते हैं, दूसरे थे रास बिहारी बसु। तो उनके ऊपर जब उन्होंने किताब लिखा है तो उस किताब में वो उन्होंने मेंशन किया है, ओसावा करके थे, उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने जो आज़ाद हिंद सेना का जो जन्म का क्षण है वो उन्होंने बहुत सही तरीके से पकड़ा है। उन्होंने कहा कि द मिलिट्री रिलेशन पॉलिसी ऑफ वीर सावरकर बिगैन्स टू टेक प्लेस एंड इंडियन सोल्जर स्टॉप फाइटिंग एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब ये उन्होंने कहा है, वो ना भाजपा के थे, बाकी आप समझ सकते हो, मुझे कुछ कहना नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आदमी, इतना विशाल आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट आदमी, उसके बारे में जब आप बुरा बोलते हो तो थोड़ा सा तो सोचिए, थोड़ा सा तो सोचिए। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने पत्र लिखे, अंग्रेज़ों को पत्र लिखे, यही एक है, यही एक है। गए क्यों काला पानी? काला पानी में जब उनको भेजा गया तो क्या वो अंग्रेज़ों के दोस्त करके वहाँ पे गए थे? क्या कोई उनका वहाँ पे कोई सोफ़ा लगा रहता था, या उनको कोई किताब लिखने के लिए कोई कागज़ और कलम मिला करती थी, या उनकी बीवी उनके साथ में रहा करती थी? कैसे आप कह सकते हो कि वो माफ़ी वीर थे और वो कोई, उनको वीर कहना गलत बात है? आप जानते कितना है उनके पत्नियों के बारे में? जब उनकी जो वो और दोनों भाई वहाँ थे, दोनों भाइयों की पत्नियां नासिक में रहती थी। उनको जब जेल हुई सावरकर जी को और उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर जी को, तब उनकी जो पत्नियां थी जो नासिक में रहती थी, उनको घर से निकाल दिया गया था। एक बरगद के पेड़ के नीचे 6 दिन उन दोनों महिलाओं ने निकाले हैं। और नासिक का एक सावरकर जी का ही एक मित्र था, कवि गोविंद करके, वो मंदिर में कीर्तन किया करता था। तो उस ज़माने में ऐसा था कि आज भी कई लोग जाते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जो कीर्तन करता था उसके सामने लोग लाके कुछ दाल रख देते थे, कुछ चावल रख देते थे, अनाज टाइप कुछ रख देते थे। वो कवि गोविंद वो अनाज रात को सारा इकट्ठा कर सावरकर जी की पत्नी और उनकी भाभी उनको लाके देता था और तब वो लोग खाते थे। ये कष्ट सहन किए। ऐसा होता है देश के लिए त्याग, ये होता है देश के लिए त्याग, और ये उन्होंने किया था। पतित पावन मंदिर, आप में से कई लोग जो रत्नागिरी गए हैं उन्होंने देखा होगा पतित पावन मंदिर क्या है, कहाँ है। ये पतित पावन मंदिर किसने किया है? जब भंडारी समाज के भागोजी पंत कीर करके थे, उन्होंने एक अपनी उपासना के लिए मंदिर बनाया था, तो उसका जो उद्घाटन किया था तब उन्होंने सावरकर जी को बुलाया था उस उद्घाटन के लिए। तो सावरकर जी ने उनको सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि आपके पास पैसा है इसलिए आपने अपने उपासना के लिए एक मंदिर बना लिया, लेकिन मेरे ऐसे कई भाई हैं जिनके पास पैसा नहीं है और जिनको मंदिरों में आने की इजाज़त नहीं है, उनका क्या? तब भागोजी पंत कीर ने कहा था कि आप बोलिए, मैं मंदिर बना देता हूँ। और उस पैसे से जो मंदिर बना है उसका नाम है पतित पावन मंदिर रत्नागिरी में। और उस मंदिर का जो पुजारी था, जो उसमें जो आने वाले लोग थे, वो हर धर्म के थे, किसी को मनाही नहीं थी। ये काम किया है इस आदमी ने। जब कहते हैं ना कि काला पानी से आने के बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो पढ़िए, जानिए उनके बारे में, और उनको बुरा भला कहने से पहले 1000 बार सोचिए। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। मूवी आपको देखना है ना देखना है ये आपका विषय है। मैं कोई मूवी का प्रवक्ता करके यहाँ पे नहीं बैठा हूँ या प्रमोटर करके नहीं बैठा हूँ। पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये आपकी मर्ज़ी है,
लेकिन अगर बुरा बोलना है तो उसके पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ऐसा आदमी 200-300 सालों में एक ही बार जन्म लेता। और ऐसे आदमी को जब हम कुछ बोलते हैं तो पहले अपने अंदर झांक लेना कि हमने समाज के लिए क्या किया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।